नमस्कार दोस्तों। दिल की बात आपसे सब तक नया एपिसोड, नई कहानी, फिर से नई हस्ती। आज जिनसे मिलने जा रहे हैं उन्होंने डिसेबिलिटी सेक्टर पर इतना बड़ा काम किया है कि आप और हम सोच भी नहीं सकते कि आज से 20-25 साल पहले इस सेगमेंट पर कोई ध्यान भी नहीं देता था। जब डिसेबिलिटी को अपने आप में एक एहसान माना जाता था कि कोई डिसेबल पर्सन हमें दिखा तो उसके प्रति सहानुभूति हमने दिखा दी, लेकिन इस पर प्रॉपर तरीके से काम शायद ही किसी ने किया हो। आज ऐसी शख्सियत से हम मिलेंगे जिन्होंने इस सेगमेंट पे इतना बड़ा काम किया कि आज आपके सामने और हमारे सामने एक बहुत बड़ा उदाहरण बन गई। मेरा नाम दीपक कालरा है और मेरी जो कहानी है ये 40 साल पुरानी है। 1982 में मेरा बेटा पैदा हुआ था, विक्रम। मैं तब बॉम्बे में यूनिवर्सिटी में काम करती थी, लेक्चरर थी। जब मेरा बेटा पैदा हुआ तो मुझे बताया गया कि उसे सेरेब्रल पॉल्सी है और उसे एपिलेप्सी है और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है। शुरू में तो मुझे समझ ही नहीं आया हो क्या रहा है, क्या प्रॉब्लम है उसे। ना तो उससे दूध पिया जाता था, सक भी नहीं कर सकता था, ना कभी ना गर्दन उठा सकता था। एक जर्नी शुरू हुई मेरी लाइफ की, जिसके अंदर पहले तो मैं जगह जगह उसको लेके गई डायग्नोसिस के लिए और क्या ट्रीटमेंट है। मुझे लगा शायद कोई ऑपरेशन होगा, चाहे कोई दवाई होगी जो मैं उसको दे दूँगी और वो ठीक हो जाएगा। क्योंकि एक माँ के लिए ये मानना कि नहीं, ये ज़िंदगी भर चलेगी ये चीज़ तो, और इसी के साथ जीना है और इसी को हमें एक्सेप्ट करना है, उसमें बहुत टाइम लग जाता है माँ बाप को। तो जगह जगह बच्चे को ले जा के दिखा के सब जगह मुझे यही बोला गया कि ये जो इसे हुआ है ये ब्रेन डैमेज से हुआ है और ये लाइफ लॉन्ग कंडीशन है। अब इस बच्चे को इसी के साथ जीना है। फिर जब ये बात मुझे बहुत जगह जा जा के सबसे सुननी पड़ी, तब मुझे ये लगा कि हाँ, ये चीज़ तो अब ज़िंदगी भर मेरे साथ रहेगी और मेरे से ज़्यादा मेरे बेटे के साथ रहेगी। और एक बहुत चैलेंजिंग ज़िंदगी जिएगा वो, क्योंकि एक गिलास उठा के पानी का पीने में भी उसे 5 साल लग गए थे सीखने में। तो इतनी चैलेंजिंग ज़िंदगी रहेगी, तो क्यों ना मैं भी इसके साथ जुड़ जाऊँ और मैं भी सीखूँ कि किस तरह से मैं इसकी ज़िंदगी को आसान बना सकती हूँ। तो मैंने अपनी नौकरी छोड़ी और पहले मैंने बॉम्बे में इस चीज़ में ट्रेनिंग ली। बहुत कम जगह ट्रेनिंग मिलती थी। इनफैक्ट उस समय तो पूरे इंडिया में सिर्फ बॉम्बे में ही सेरेब्रल पॉल्सी के लिए सेंटर्स थे। फिर वहाँ से ट्रेनिंग करके मैं अमेरिका गई, वहाँ पर मैंने ट्रेनिंग की और उसके बाद मैंने मन बना लिया था कि मैं अपना जितना बाकी का ज़िंदगी है अपने बेटे के लिए तो करूँगी ही, लेकिन उसकी तरह जितने और बच्चे हैं उनके उनके लिए ही अपनी ज़िंदगी समर्पित करूँगी। तो 10 साल मैंने बॉम्बे में काम किया अमेरिका से वापस आके, और वहाँ पर भी स्पास्टिक सोसाइटी जो भी आदि कहलाती है, वहाँ पर मैंने काम किया और उनका एक प्रोजेक्ट था धारावी स्लम्स के अंदर। 8 साल मैंने उस प्रोजेक्ट में काम किया, जिसके लिए मुझे बाद में नेशनल अवार्ड भी मिला था। लेकिन एक ज़िंदगी का हिस्सा बन गए थे ये बच्चे मेरे मेरे और 1995 में मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग जयपुर में हुई, तो मैं अपने बेटे को यहाँ लेके आई 2 साल के लिए। हमने सोचा था कि हम राजस्थान में घूमेंगे, क्योंकि इतना ब्यूटीफुल स्टेट है हमारे कंट्री का, तो बहुत खुश होके आए थे हम यहाँ पर। लेकिन जब मैं जयपुर आई बेटे के साथ, तो मुझे पता चला कि यहाँ पर ब्रेन डैमेज वाले बच्चों के लिए कोई भी सुविधाएं नहीं हैं। बट जब मैं किसी को कहती थी कि मेरा बेटा स्पास्टिक है या उसे सेरेब्रल पॉल्सी है, 99% लोगों को समझ नहीं आता था कि मैं कह क्या रही हूँ। वहाँ से एक और जर्नी स्टार्ट हुई मेरी जयपुर में। बहुत जगह मैं गई कि शायद कहीं मुझे उसके लिए कुछ किसी तरह की फैसिलिटी मिल जाए, लेकिन जब कुछ नहीं मिला तो मेरे पास बस एक ही चॉइस थी। या तो मैं बॉम्बे वापस चली जाती, जहाँ हम सब बहुत खुश थे, वो स्कूल चला जाता था, मैं भी जॉब कर रही थी, और या फिर मैं यहाँ रुक जाऊँ और यहाँ पर जहाँ कुछ नहीं है वहाँ क्योंकि वहाँ 1 महीने के अंदर मुझे काफ़ी सारे पेरेंट्स मिले थे जब मैं हॉस्पिटल्स वगैरह जाती थी, जिनके बच्चे बिल्कुल उसके जैसे ही थे। तो मुझे लगा या तो मैं यहाँ रुक के और कुछ सुविधाएं शुरू करूँ जो मेरे बच्चे के जैसे बच्चे हैं उन्हें भी मिले। तो मैंने वही डिसीजन लिया कि मैं यहीं रुकूंगी और यहाँ पर पहला स्कूल शुरू किया ब्रेन डैमेज वाले बच्चों के लिए।
और आज मुझे खुशी है कि अब ऐसे 60 स्कूल हैं पूरे राजस्थान में। तो 28 साल में काफ़ी आगे आ गया है राजस्थान, और अब हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के अंदर आपको इस तरह के स्कूल्स मिलेंगे। जयपुर में भी पहले मैंने एक स्कूल शुरू किया था, लेकिन मेरे मन में एक मॉडल था। मैं चाहती थी एक ऐसा स्कूल हो जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो, जिसे पेरेंट्स सब मिलके चलाएं। हम अपनी हमारे से ज़्यादा और हमारे बच्चों से ज़्यादा हमारी क्या नीड्स हैं कोई नहीं समझ सकता है, और अगर हम ही चलाएंगे तो उसके अंदर एक ऑनेस्टी होगी और एक लॉन्गेविटी होगी। पेरेंट्स जब मिलके चलाएंगे तो ये एक मॉडल मेरे दिमाग में था, और हमने उमंग को 2006 में शुरू किया। उस मॉडल वो मॉडल को माइंड में रखते हुए कुछ भी नहीं था मेरे पास। मुझे ये भी नहीं पता था कि अगर मैं इसको अब ज़ीरो से स्टार्ट करूँगी तो कहाँ जाएंगे हम। लेकिन पेरेंट्स का भरोसा और उनका एक जो भरोसा था मेरे अंदर, मुझे याद है कि जब मैंने ये अनाउंस किया कि हम इस तरह का एक स्कूल शुरू करना चाहते हैं, तो जितने भी एक्सपर्ट्स थे राजस्थान में तब तक काफ़ी आ गए थे। जब मैं 95 में आई थी तो कोई एक्सपर्ट्स नहीं थे, लेकिन 2006 में थेरेपिस्ट एंड टीचर्स काफ़ी ट्रेन हो चुके थे उस समय। तो काफ़ी सीनियर्स प्रोफेशनल्स आ गए और उन्होंने कहा कि मैम अगर आप स्कूल शुरू करेंगे तो हम आपके साथ हैं। और मैंने कहा देखो, मैंने तो अभी कुछ सोचा भी नहीं है और कुछ मेरे पास पैसे वगैरह कुछ भी नहीं है। एक फ़ौजी की बीवी हूँ मैं, तो मिडिल क्लास। तो उन्होंने कहा मैम आप हमारी सैलरी की फ़िक्र मत करिए, लेकिन आपका जो मॉडल है अगर आप उसको स्टार्ट करेंगे तो हम आपके साथ हैं, और 3 महीने तक तो हम आपसे एक पैसा भी नहीं मांगेंगे। आप देंगे तो भी हम सैलरी नहीं लेंगे, उसके बाद आप जो सैलरी देंगे हम ले लेंगे। तो 11 से 16 प्रोफेशनल्स मेरे साथ जुड़ गए। और पहले दिन जब हमने अनाउंस किया कि हम, मुझे मालूम है वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे था 3 दिसंबर 2005, उस दिन मैंने अनाउंस किया कि हम लोग एक स्कूल खोल रहे हैं जो एक बड़ा ही ओपन मॉडल पे रहेगा। आप मानेंगे नहीं, अगले दिन हमारे पास 65 पेरेंट्स आ गए। और मैंने तो मतलब सोचा था 30-35 बच्चों के साथ हम स्टार्ट करेंगे और फिर धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, लेकिन 65 पेरेंट्स एक दिन में सुबह से शाम तक पेरेंट्स आते गए। और मैंने कहा देखिए, मेरी फ्रेंड हैं बीना काक, हम बचपन से एक साथ पढ़े हैं और बड़े हुए हैं। तो उनका एक घर था, उन्होंने वो घर खाली करके मुझे दे दिया। उनका कितने बच्चे होंगे? मैंने कहा 35-40 बच्चे होंगे। तो वो पूरा खाली घर था, मैं दरी बिछा के बैठी हुई थी और मेरे साथ ये प्रोफेशनल्स बैठे हुए थे। मैंने कहा देखिए मेरे पास टेबल चेयर भी नहीं है, आपके बच्चे। तो उन्होंने कहा मैम, मुझे याद है एक पेरेंट ने कहा मैम आपके पास छत है? वही बहुत है, आप अगर एक पेड़ के नीचे भी बैठेंगे तो हम बच्चे ले आएंगे, आप तो स्कूल शुरू करिए। और एक हफ्ते के अंदर अंदर वही पेरेंट्स, मतलब 2-3 दिन के अंदर और आ गए, 80 हो गए। तो मैंने कहा अभी रुक जाओ, फॉर्म देना बंद करो, हमारे पास ना तो जगह है ना टेबल चेयर, कुछ भी नहीं है, तो अपन यहीं रोक देते हैं एडमिशन को। 82 फॉर्म्स आ गए थे हमारे पास। तो पेरेंट्स खुद जुड़ गए हमारे साथ, अपने घर से कोई टेबल कुर्सी ला रहा है, तो किसी ने कहा हमारा डाइनिंग टेबल पुराना हो गया, वो ले लो आप। कोई कह रहा है मेरे बच्चे की व्हीलचेयर छोटी हो गई, ये ले लो। हाँ, यहाँ के जो लोकल स्कूल्स हैं उनकी कुछ प्रिंसिपल्स, कईयों ने हमें टेबल चेयर्स भेज दिए, कईयों ने ब्लैक बोर्ड भेज दिए, कोई सॉफ्ट बोर्ड भेज रहा है, कोई कह रहा है हमारे पास सैम्पल की किताबें पड़ी हैं वो ले लीजिए, किसी ने कहा हमारे पास सरप्लस कॉपीज़ हैं वो ले लीजिए। मतलब रोज़ सुबह से शाम तक कोई ना कोई कुछ भेजता रहा। उसके अलावा भी मेरे को याद है एक पेरेंट की कहानी मैं ज़रूर शेयर करूँगी यहाँ पर। बहुत गरीब घर से थी, पर वो चाहती थी कि उसका बच्चा आए। हमने नया नया शुरू किया था, मुझे मालूम था कि वो बच्चा फ़ीस नहीं दे पाएगा, तो हमने सोच लिया था जो नहीं दे पाएगा, जहाँ से बाकी पैसा आएगा उसका भी आ जाएगा, हम इस कारण से बच्चा नहीं लेंगे कि वो फ़ीस नहीं दे सकता। तो मुझे याद है एक दिन वो माँ 2 थैले लेके, सर्दियों का टाइम था, पसीनों पसीन होके आई 3 बजे मेरे पास। कहती मैडम मैं सुबह 6 बजे से निकली हुई हूँ और अपनी कॉलोनी में एक घर से दूसरे घर गई हूँ और सब जगह जाके बोला मैंने, आपके घर में कोई एक खिलौना है या कोई एक किताब है जो आपका बच्चा अभी इस्तेमाल नहीं कर रहा है, टूटा नहीं है, फटी हुई किताब नहीं है, वो हमें दे दो, हम एक स्कूल शुरू कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए। तो उसका वो जो सेंटेंस था ना, हम एक स्कूल शुरू कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए,
वो उससे मुझे इतनी वो मिली इनकरेजमेंट, बिकॉज मैं यही चाहती थी कि ये हम सबका हो, पूरी कम्युनिटी का स्कूल हो, ये पूरे हमारे एक परिवार है, ये सारे पेरेंट्स मेरा एक परिवार है, ये बच्चे, ये पेरेंट्स, हम पूरे परिवार का स्कूल हो। तो जब उसने ये बोला तो मुझे लगा हाँ, जो मैं चाहती थी वो मैं कन्वे कर चुकी हूँ। और 1 महीने के अंदर अंदर 3 दिसंबर को हमने अनाउंस किया और 1 जनवरी 2006 को हमने 82 बच्चों के साथ स्कूल शुरू किया। तब तक हमारे पास टेबल, कुर्सियाँ, व्हील चेयर सब आ चुके थे। वहाँ से हमारी जर्नी शुरू हुई। फिर इतना प्रेशर हुआ एडमिशन का कि मई तक हमारे पास 120 बच्चे हो गए थे। और हमें किराए पे आसपास जहाँ भी हमें दिखता था कोई खाली मकान है, हम किराए पे ले लेते थे। तो हमने 3 बिल्डिंग्स किराए पे ले ली आसपास। फिर हमने गवर्नमेंट से ज़मीन के लिए मांग की थी कि हम एक पूरी असेसिबल बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमारे पास व्हील चेयर्स में थे, कोई क्रचेस में थे, कोई किसी को मल्टीपल प्रॉब्लम थी, सुन भी नहीं सकते थे, देख भी नहीं सकते थे, और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी थी। तो ऐसे बच्चों को ट्रेन करना बहुत मुश्किल होता है। तो हम एक स्पेशल बिल्डिंग चाहते थे जिसके अंदर कंप्लीट एक्सेस हो। तो हमने कहा कि हम एक पूरे, हमारे पास पूरा डिज़ाइन है, इस तरह की हमें बिल्डिंग बनानी है। तो सरकार ने हमें ये जो अभी प्रेजेंट जगह पे हम ने स्कूल खोला है, उमंग, ये ज़मीन भी सरकार ने हमें दी थी और हमने एक स्पेशली डिज़ाइन बिल्डिंग बनाई है यहाँ पर। अभी 300 बच्चे हैं और बहुत सारी सुविधाएं हैं यहाँ पर बच्चों के लिए। एजुकेशन, एक तो अर्ली इंटरवेंशन है, छोटे से छोटा बच्चा आ सकता है, उसको हम सब तरह की थेरेपीज़ जिसकी ज़रूरत होती है वो देते हैं और अर्ली स्टिमुलेशन देते हैं। 4 साल के बाद स्कूल की फैसिलिटी है, स्पेशल स्कूल है। उस स्पेशल स्कूल में भी 3 हिस्से हैं। कुछ बच्चे जो पढ़ाई कर सकते हैं, हमको NIOS बोर्ड से मान्यता मिली हुई है, 12वीं क्लास तक वो पढ़ाई करते हैं। लेकिन ज़्यादातर बच्चे 12वीं तक नहीं पहुंचते हैं। तो हमारे पास बहुत बड़ा एक ग्रुप बच्चों का है जो फंक्शनल एजुकेशन में जाता है, जो अपने लिए आम जिंदगी में काम आने वाली पढ़ाई जो होती है, जैसे पैसा लेना देना, समय का ज्ञान। जैसे यहाँ से दिल्ली जाना है तो आपको यहाँ से 1 घंटा लगेगा, बस स्टैंड जाने में वहाँ 6 घंटे आगे लगेंगे, तो कितने बजे निकलना है, इस तरह का जो टाइम मैनेजमेंट होता है वो समझाना, नाप तोल करना, शॉपिंग करना, बैंक अकाउंट रखना, और अपने आसपास के बारे में जाना, जैसे बिजली कहाँ से आती है, पानी कहाँ से आता है, इस तरह की पढ़ाई, उसको हम फंक्शनल एजुकेशन कहते हैं। ज़्यादातर हमारे बच्चे उसके ऊपर होते हैं। और कुछ बहुत ही ज़्यादा सिवियरली चैलेंज होते हैं तो सिर्फ अपने आप को संभाल लें, तो उसमें भी बहुत समय लग जाता है हमें सिखाने में कि अपने आप पानी पीना, खाना खाना, टॉयलेट के बारे में बता देना ताकि हम ले जा सकें। तो अपने आप को जितना मतलब ब्रश कर सके, नहा सके, कपड़े पहन सके, इस तरह की, इनको कहते हैं एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग, इस तरह की चीज़ों में भी ट्रेन हो जाए तो भी एक माँ बाप के लिए बहुत रिलीफ होता है और एक बच्चा इंडिपेंडेंट हो जाता है। तो ये अलग अलग तरह के प्रोग्राम्स में बच्चे रहते हैं 18 से 20 साल हमारे पास, जो एजुकेबल होते हैं, 12वीं करके वो फिर कॉलेजेस में चले जाते हैं। एक हमारा बच्चा है जो मैं बहुत प्राउडली बताती हूँ, स्टार जिसे हम कहते हैं हमारे स्कूल का, उसने कॉलेज किया, उसने यूनिवर्सिटी में भी 3 सब्जेक्ट्स में टॉप किया, उसका नाम हॉल ऑफ फेम में उसके कॉलेज में लगा हुआ है। फिर उसने नेट एक में पास किया एक बारी में, और RPSC पास करके अभी प्रोफेसर लगा हुआ है, व्हीलचेयर में है। तो इस तरह कई तो बहुत सक्सेसफुल होते हैं, मैं नहीं कहती हूँ कि हर कोई होता है, लेकिन कोशिश रहती है कि ये बच्चे जो 12th पास किए हैं कोई किसी तरह की नौकरी कर सके। उसके बाद जो फंक्शनल एजुकेशन वाले होते हैं उनको हम, हमारी खुद की वोकेशनल ट्रेनिंग यूनिट है, उसमें हम ट्रेनिंग देते हैं। उसके बाद हम उनके लिए बाहर नौकरियां ढूंढते हैं। बॉयज़ ज़्यादा करके हमारी नौकरियों में बाहर चले जाते हैं। लड़कियों के लिए पेरेंट्स काफ़ी, हालांकि लड़कियां बहुत अच्छा परफॉर्म करती हैं, मैं हमेशा कहती हूँ हमारे स्कूल में लड़कियां लड़कों से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, लेकिन नौकरी के टाइम पेरेंट्स बहुत हेजिटेंट रहते हैं, बेसिकली सेफ्टी के लिए, कि कई बच्चे चिल्ला नहीं पाते हैं या डिपेंडेंट होते हैं, व्हीलचेयर में होते हैं, तो उनको लगता है कि सेफ्टी एक बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू है, तो हम उनको बाहर नौकरी में नहीं भेजेंगे। तो हमने यहाँ पर एक वर्कशॉप स्टार्ट की हुई है जहाँ वो सामान बनाते हैं, उसको हम बेचते हैं, और उसका जितना भी प्रॉफिट होता है उन सब के पास अकाउंट है, वो उसमें हम डायरेक्टली ट्रांसफ़र कर देते हैं। जो बहुत सिवियरली चैलेंज्ड है, 18 साल तक उन्हें ट्रेन किया जाता है, जितना भी वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। उसके बाद अगर पेरेंट्स घर पे रखना चाहें, और या फिर हमारे पास एक, इसको हम कहते हैं लीजर टाइम एक्टिविटीज़, वो एक प्रोग्राम है जहाँ आके वो अपने हम उम्र के साथ खाना पीना, म्यूज़िक, डांस, स्पोर्ट्स इस तरह कर लें। तो ये
तो एजुकेशन का है प्रोग्राम हमारा। उसके अलावा हम स्टाफ ट्रेनिंग करते हैं। बीएड का एक प्रोग्राम चलता है जो राजस्थान यूनिवर्सिटी और रिहैब काउंसिल ऑफ इंडिया से रिकग्नाइज्ड है। राजस्थान यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है, तो डिग्री वहीं से मिलती है उनको। क्लासेस हम चलाते हैं यहाँ पर। उसके अलावा हमारा एक बहुत मेजर प्रोग्राम है जिसे हम कहते हैं अवेयरनेस एंड पॉलिसी मेकिंग। उसमें हमारा एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रहता है, बिकॉज जब तक हम इस पे काम नहीं करेंगे, हम पॉलिसीज़ के ऊपर काम नहीं करेंगे, उनकी इम्प्लीमेंटेशन पे काम नहीं करेंगे, जो भी सुविधाएं हमें या तो मिलेंगी नहीं, और या मिलेंगी तो वो हमारे तक पहुंचेंगी नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा सेगमेंट हमारा उसका रहता है। उसके अलावा हमारा एक प्रोग्राम है जिसके बारे में आपको जितने भी आप लोग सुन रहे हैं उनकी आपके लिए स्पेशली बता रही हूँ कि आप हमारे साथ कैसे जुड़ सकते हैं। बहुत से तरीके हैं जिससे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट है umangindia.org, जिस पे आप जाएंगे तो उसके ऊपर एक सेक्शन है हाउ कैन यू हेल्प अस, उस पे जा सकते हैं आप। लेकिन मोटा मोटा मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ, हमारा एक वॉलंटियर प्रोग्राम रहता है। हम सबसे ज़्यादा आपके टाइम को वैल्यू करते हैं। आपकी जो कंट्रीब्यूशन हमारे साथ रहेगी एज अ पर्सन उसको करते हैं। ठीक है, पैसा भी एक एनजीओ के लिए इम्पोर्टेंट होता है। हमारे पास काफ़ी गरीब बच्चे होते हैं, आप उनकी एजुकेशन को स्पॉन्सर कर सकते हैं। 25% हमारे यहाँ सीट्स ऐसे बच्चों के लिए रिजर्व रहती हैं। लेकिन इससे ज़्यादा हम जो वैल्यू करते हैं वो वॉलंटियरशिप होती है। आप आएँ, आप अपना कुछ समय हमें दें, चाहे कितना भी हो। कई बार आप हफ्ते में एक बार ही 2 घंटे के लिए आ सकते हैं, वो भी हमारे लिए बहुत है कि आपने हमारे बच्चों के लिए इतना समय निकाला। और हमारे बच्चों के साथ आएँ, उनके साथ समय बिताएं, उनकी मदद करें। आपके अंदर जो भी क्षमता है, हर एक के अंदर कोई गिफ्ट होती है, मैं ये मानती हूँ। आपके अंदर जो भी गिफ्ट है वो आप बच्चों को सिखा सकते हैं। आप कुछ ये एक बहुत चीज़ है जिसके लिए वॉलंटियरशिप जो हम हर एक को वेलकम करते हैं। इसमें कोई एज ग्रुप नहीं है, क्योंकि कई बार मेरे पास रिटायर्ड टीचर्स या रिटायर्ड ऑफिसर्स आते हैं और पूछते हैं कि हम 60 साल से ऊपर हो गए, हम आ सकते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ आप जब तक आप चल के यहाँ आ सकते हैं, यू आर वेलकम टू कम विद अस, नहीं तो हम व्हीलचेयर दे देंगे, उसमें आ जाइए। आपकी जब तक इच्छा है आप आ सकते हैं। और छोटे बच्चे भी आते हैं हमारे यहाँ, स्कूल के स्टूडेंट्स आते हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स आते हैं। कोई भी उम्र का आ सकता है। आपको किसी तरह की ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास बहुत ट्रेंड स्टाफ है जो उनको जो स्पेशल इनपुट्स है देता है। इसलिए आप जो खुद हैं बच्चों को भी वैसे ही एक्सेप्ट करिए जैसे वो है, और आप जैसे रहते हैं वैसे ही रहिए। तो कोई स्पेशल ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होती है आपको वॉलंटियर बनने के लिए। तो ये एक प्रोग्राम है जिसके अंदर आप जुड़ सकते हैं। उसके अलावा आप जैसे चाहें तो इनके लिए पिकनिक्स या आउटिंग्स अरेंज कर सकते हैं, या जब हम आउटिंग्स में जाएं तो आप आके हमारी मदद कर सकते हैं। एक स्कूल के बच्चों ने हमारे लिए एक ड्राइव शुरू की थी जिसके अंदर उन्होंने किताबें इकट्ठी की थी। हमारे जो इकोनॉमिकली चैलेंज बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं, गरीब घरों से आते हैं, उनके लिए उन्होंने किताबें इकट्ठी करके उनको दी थी। इस तरह से कई तरह से आप अगर वहाँ जाएंगे हमारी वेबसाइट पे तो आपको मिल जाएंगे प्रोग्राम। हमारी एक बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ है, मैं बहुत बिलीफ को मानती हूँ कि नो वन कैन डू एवरीथिंग बट एवरीबडी कैन डू समथिंग। हम सभी सब कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हर इंसान कुछ तो कर ही सकता है ना। तो वो जो कुछ हम कर सकते हैं उसे करने के लिए हम सबको एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है। तो जो बच्चे हमारे हैं, हर एक के अंदर कुछ क्षमता भी है। हम सब उनकी डिसेबिलिटी को देखते रहते हैं, हम भूल जाते हैं कि डिसेबिलिटी के साथ साथ उसके अंदर कोई एबिलिटी भी तो है ना। तो वो उस एबिलिटी को एक प्लेटफॉर्म देने के लिए हमने ये संस्था शुरू की है। और जितने आप में से जुड़ना चाहें हमारे साथ जुड़ सकते हैं, लेकिन इस भावना के साथ कि हम हमारे हर एक के अंदर एक एबिलिटी है, जिससे हमारा एक बेसिक राइट है कि उसको ब्लॉसम होने के लिए हमें एक प्लेटफॉर्म दिया जाए। और बहुत लंबी जर्नी है ये एक, लेकिन मैं मानती हूँ कि एवरी जर्नी स्टार्ट्स विद अ सिंगल स्टेप। चाहे कितनी भी लंबी हमारी यात्रा हो, एक पहले कदम से शुरू होती है। तो हमने एक पहला कदम लिया है। आप हमारे साथ जुड़े और इस जर्नी में हमारी जर्नी को ईजी करें, ताकि हम काफ़ी लंबा जा सकें इसके अंदर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड ज़रूर पसंद आया होगा, और आप भी सोशल सेक्टर में कुछ ना कुछ यूनिक करने की ज़रूर सोचेंगे, और इस समाज को कहीं ना कहीं आगे ले जाने के लिए अपने प्रयास करते रहेंगे। फिर मिलेंगे नए एपिसोड में, नई कहानी के साथ, नई हस्ती के साथ। दिल की बात आपसे सब तक।